हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैक्सिमम तैयारी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और अपनी तैयारी को भी अच्छे से कर रहे होंगे। तो हम लोग यूपी टेट के लिए प्रैक्टिस सेट लगा रहे हैं। यदि वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा और कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, यदि आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। यदि आपने पिछले वीडियोज़ नहीं देखे तो यूपी टेट की प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, बुद्धि का त्रिविमीय सिद्धांत किसने दिया है? ए है थर्स्टन ने, बी है गिलफोर्ड ने, सी है थॉर्नडाइक ने, डी है स्टर्नबर्ग ने। तो बुद्धि का त्रिविमीय सिद्धांत किसने दिया है? आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? गिलफोर्ड ने। किसने दिया है? गिलफोर्ड ने दिया है। इन्होंने 1967 में बुद्धि की 3 विमाएँ बताई थी। कौन कौन सी? संक्रिया, संक्रिया, दूसरा विषय वस्तु, विषय वस्तु, और तीसरा उत्पाद। तीसरा क्या? उत्पाद। जिसमें इन्होंने 1967 में ही संक्रिया में 5 तत्व बताए थे। कौन कौन से? संज्ञान, संज्ञान या संज्ञान का मतलब या पहचान करना या फिर खोज करना, ज्ञान की प्राप्ति, उससे रिलेटेड था संज्ञान। दूसरा है स्मृति, याददाश्त से संबंधित था। और तीसरा है अभिसारी चिंतन, अभिसारी चिंतन, जिसमें व्यक्ति केवल एक प्रकार से ही सोचता है, अलग अलग तरीके से नहीं सोचता है। इसमें व्यक्ति जो है जो चीज़ जानता है बस उसी से वो, फॉर एग्जांपल जैसे मैथ्स से है, मैथ्स में क्या है, व्यक्ति जो तरीका जानता है कि इससे ये सॉल्व होगा बस वही यूज़ करता है और अन्य तरीके नहीं अपनाता। तो ये क्या हो गया? अभिसारी चिंतन, बस एक तरह से सोचना। ठीक है। अपसारी चिंतन क्या है? अभिसारी का ठीक उल्टा होता है अपसारी चिंतन। ये 5वां है उनका, सॉरी 4था है अपसारी चिंतन। अपसारी चिंतन जिसमें व्यक्ति अलग अलग तरह से जो है सोचता है। ठीक है। अभिसारी को केंद्रमुखी भी कहते हैं, केंद्रमुखी चिंतन भी कहते हैं। अपसारी को बहुमुखी चिंतन भी कहते हैं। ठीक है। और 5वीं अवस्था क्या है? मूल्यांकन। 5वीं कौन सी है? तो मूल्यांकन। ठीक है। अंतिम निर्णय होता है इसमें। क्या है? अंतिम निर्णय, मूल्यांकन है। तो ये हो गया संक्रिया में 5 तत्व। विषय वस्तु में इन्होंने, विषय वस्तु में 1967 में इन्होंने 4 तत्व बताए थे। कितने? 4 बताए थे। विषय वस्तु में 4 कौन कौन से थे? तो आकृति था, पहला आकृति, दूसरा है प्रतीकात्मक, प्रतीकात्मक, तीसरा अर्थगत, अर्थगत, और चौथा है व्यवहारात्मक, व्यवहारात्मक। ये चौथा है। तो विषय वस्तु में इन्होंने 4 तत्व दिए थे। कौन कौन से? आकृति, प्रतीकात्मक, अर्थगत और व्यवहारात्मक। 4 तत्व 1967 में ही। ठीक है। और उत्पाद में, उत्पाद में 1967 में ही उत्पाद में कितने दिए थे? तो 5 तत्व दिए थे, सॉरी 6 तत्व दिए थे। उत्पाद में 6 तत्व कौन कौन से? इकाइयाँ, इकाइयाँ, दूसरा श्रेणी या वर्ग, तीसरा संबंध, संबंध, चौथा पद्धति, 5वां रूपांतरित, रूपांतरित, और 6वां है आशय या निहितार्थ, आशय या फिर निहितार्थ। तो इसमें उत्पाद में इन्होंने 6 तत्व दिए थे। पहला इकाइयाँ, सूचनाओं की इकाइयाँ, किसी भी चीज़ का क्या एक मूल इकाई होती है तो उसी से रिलेटेड इकाइयाँ। ठीक है। सूचनाओं की मूल इकाइयाँ, श्रेणी या वर्ग, अच्छी सूचनाओं को, गलत सूचनाओं को अलग अलग श्रेणी में बांटना, श्रेणी या वर्ग हो गया। संबंध, सूचनाओं में या इकाइयों में क्या संबंध है, ये संबंध को बता रहा है। तीसरी जो है संबंध है। चौथी क्या है? पद्धति, सिस्टमैटिक। फॉर एग्जाम्पल जैसे क्या होता है, बच्चे से पूछा जाए कि ABC के बाद कौन सा आएगा, ठीक है, क्या आएगा, तो वो क्या कहेगा? D आएगा। ठीक है। तो एक सिस्टम होता है। ठीक है। तो ये पद्धति है। रूपांतरण क्या है? तो किसी भी चीज़ का एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरित करना क्या है? रूपांतरण। फॉर एग्जाम्पल लड़के को लड़की में बदल देना, क्या हो गया? रूपांतरण। एक रूप से दूसरे रूप में बदल दिया गया। आशय क्या है? तो आशय में क्या होता है? किसी भी चीज़ की भविष्यवाणी करना या पूर्वाभास करना आशय होता है। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आशय में क्या होगा कि रोहन ने सोहन की जो है हत्या कर दी, अब बताओ क्या होगा इसके आगे। ठीक है। या फिर इस चित्र को देखकर बताओ कि इसके आगे क्या होगा। तो ये हो गया आशय या निहितार्थ होता है। ठीक है। तो 1967 में इन्होंने संक्रिया में 5 तत्व बताए। विषय वस्तु में
4 तत्व और उत्पाद में 6 तत्व। तो टोटल मिला के कितने हो गए, मल्टीप्लाई होगा तो 120। ठीक है, तो 1967 में इन्होंने 120 तत्व बताए थे, लेकिन फिर 1980 में 1980 में इसमें इन्होंने संशोधन किया। 1980 में संशोधन किया और उसमें जो है संक्रिया में 5 तत्व, विषय वस्तु में 6 तत्व बताए और उत्पाद में भी 6 तत्व बताए। ठीक है, तो टोटल मिला के 180 हो गए थे। लेकिन फिर इन्होंने 1980 में ही फिर से संशोधन किया और बताया कि संक्रिया में 5 ही तत्व थे, विषय वस्तु में 1 तत्व घटा के 5 कर दिया था। ठीक है, और उत्पाद में भी 6 ही थे। 1980 में ही इन्होंने फिर से संशोधन किया, तो टोटल मिला के 150 हो गए थे। ठीक है, तो टोटल 150 हो गए थे। विषय वस्तु में उन्होंने क्या जो संशोधन किया, तो आकृति जो थी, आकृति के स्थान पे इन्होंने दृश्य, एक नया तत्व दृश्य और दूसरा जो है श्रव्य जोड़ दिया था। ठीक है, दृश्य और श्रव्य। पहली आकृति थी विषय वस्तु में, 1967 में विषय वस्तु में पहली आकृति थी, दूसरा प्रतीकात्मक था, प्रतीकात्मक, तीसरा अर्थगत था और चौथा व्यवहारात्मक था, व्यवहारात्मक। ठीक है, लेकिन 1980 में इन्होंने केवल आकृति में परिवर्तन किया और उसमें जो है इसके आकृति के स्थान पे दृश्य प्रत्यक्षीकरण और श्रव्य प्रत्यक्षीकरण 2 शब्द जो है जोड़ दिए। ठीक है, इसमें तो टोटल मिला के, और बाकी प्रतीकात्मक सेम था, अर्थगत भी सेम था और व्यवहारात्मक भी था, तो टोटल 5 हो गए थे। ठीक है, तो 150 हो गए थे 1980 में। तो ये गिलफोर्ड ने त्रिविमी बुद्धि का त्रिविमी सिद्धांत दिया, बी हो जाएंगे गिलफोर्ड ने। ठीक है, थर्स्टन ने बुद्धि का समूह कारक सिद्धांत दिया, जिसमें इन्होंने 9 प्रकार की बुद्धि बताई। थॉर्नडाइक ने बुद्धि के प्रकार भी बताया और बहुकारक सिद्धांत भी दिया है। स्टर्नबर्ग ने भी बुद्धि का सूचना संसाधन सिद्धांत दिया, सूचना संसाधन सिद्धांत स्टर्नबर्ग ने दिया था। ठीक है, या त्रितंत्र सिद्धांत दिया, बुद्धि का त्रितंत्र सिद्धांत स्टर्नबर्ग ने दिया था। क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्न में से कौन सा शाब्दिक वैयक्तिक बुद्धि परीक्षण है? ए है सिस्टीन पीएफ, बी है कोहाज ब्लॉक टेस्ट, सी है वैशलर बुद्धि परीक्षण, डी है श्याई धब्बा परीक्षण। तो इसमें से कौन सा शाब्दिक वैयक्तिक बुद्धि परीक्षण है? मैंने कल ही बताया था कि बुद्धि के पहले 2 प्रकार में शाब्दिक और अशाब्दिक, और शाब्दिक के अंतर भी वैयक्तिक और सामूहिक, अशाब्दिक में भी वैयक्तिक और सामूहिक। ठीक है, इस प्रकार से इसको बांटा गया है। तो इसमें से कौन सा शाब्दिक वैयक्तिक बुद्धि परीक्षण? आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? सी, वैशलर बुद्धि परीक्षण। ठीक है, सिस्टीन पीएफ व्यक्तित्व का परीक्षण करता है। कोहाज ब्लॉक जो है ये भारतीय बैटरी के अंतर्गत 5 प्रकार के जो भारतीकृत परीक्षण है उसमें आता है। श्याई धब्बा परीक्षण यह भी व्यक्तित्व का ही परीक्षण करता है। इसके जो है इसको किसने दिया था? तो हरमन रोशा ने दिया था। श्याई धब्बा परीक्षण, इंक ब्लॉक टेस्ट जिसे IBT कहते हैं, हरमन रोशा ने दिया था। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 है, पावलोव के प्रयोग में UCR तथा CR संबंधित थे। ए है भोजन से, बी है घंटी से, सी है लार बहने से, डी है नली से। तो पावलोव के प्रयोग में UCR और CR किससे संबंधित है? तो पावलोव के सिद्धांत का नाम क्या है? अधिगम के जो सिद्धांत इन्होंने दिए, तो शास्त्रीय अनुकूलन का सिद्धांत, शास्त्रीय अनुकूलन का सिद्धांत, क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी भी कहते हैं, क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी भी कहते हैं, संबंध प्रत्यावर्तन का सिद्धांत भी कहते हैं, संबंध प्रत्यावर्तन का सिद्धांत, अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत। तो ये इनके सिद्धांत के अन्य नाम है। इन्होंने किस पर प्रयोग किया था? तो पावलोव जो है ये रूसी मनोवैज्ञानिक है, रूसी मनोवैज्ञानिक है, इसको भी ध्यान रखिएगा, पूछा जाता है। रूसी मनोवैज्ञानिक है और इन्होंने कुत्ते पर प्रयोग किया था। किस पर? कुत्ते पर प्रयोग किया था। इन्होंने कुत्ते के सामने पहले एक घंटी बजाई। घंटी क्या है यहाँ पे? पहले घंटी बजाई। घंटी जो है यहाँ पे कुत्ते के लिए क्या है? तो घंटी CR है। ठीक है, घंटी क्या है? सॉरी, CR नहीं, CS है। घंटी क्या है? CS है। घंटी CS है कुत्ते के लिए। और घंटी के 5 सेकंड के अंदर ही, घंटी जब बजाई पावलोव ने, तो घंटी के 5 सेकंड के अंदर ही उन्होंने भोजन प्रस्तुत किया कुत्ते के सामने। भोजन क्या है यहाँ पे? UCS है। ठीक है, UCS है भोजन। अब जो है इसका अंतर ये ध्यान रखिएगा 5 सेकंड का होना चाहिए। अगर किसी अनुकूलित मतलब अच्छे प्रकार का अनुबंधन चाहते हैं 2 वस्तुओं के बीच, तो उसका अंतर जो है 5 सेकंड का होना चाहिए। ठीक है, तो घंटी यहाँ पे CS है, भोजन UCS है।
पहले पावलोव ने घंटी बजाई कुत्ते के सामने, फिर 5 सेकंड के अंदर ही उन्होंने भोजन प्रस्तुत किया कुत्ते के सामने। अब भोजन को देखकर कुत्ते के मुंह से लार टपकने लगी और यह क्रिया उन्होंने कई बार की। ठीक है, यह क्रिया उन्होंने कई बार की। और एक समय ऐसा आता है कि कुत्ता जो है केवल घंटी की आवाज़ सुनते ही लार टपकाने लगता है। ठीक है, लार टपकाने लगता है, केवल घंटी की आवाज़ से ही भोजन नहीं प्रस्तुत किया जाता, लेकिन तभी वो लार टपकाने लगता। और जब भोजन नहीं प्रस्तुत किया जाए तो उस स्थिति में जब भोजन को देखकर वह लार टपकाता है तो वो यूसीआर कहलाएगा। और जब केवल घंटी की आवाज़ से वो लार टपकाता है, जब एक नई स्थिति आती है जब केवल घंटी की आवाज़ से ही वो लार टपकाने लगता है, तो वहाँ पे सीआर हो जाएगा। ठीक है, सीआर। घंटी यहाँ अस्वाभाविक उद्दीपक है, भोजन स्वाभाविक उद्दीपक है, और घंटी की आवाज़ पे जो क्रिया करता है कुत्ता वो अस्वाभाविक अनुक्रिया है, और यूसीआर क्या है, वह स्वाभाविक अनुक्रिया। तो अब यहाँ पे ये सीआर यूसीआर किससे संबंधित है, लार से संबंधित है, तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, लार बहने से। ठीक है, पावलोव के प्रयोग में यूसीआर तथा सीआर किससे संबंधित है, तो लार बहने से संबंधित है। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 है। अधिगम की विशेषता है, ए है अधिगम व्यवहार में अपेक्षाकृत अस्थायी परिवर्तन है, बी है अधिगम प्राणी की अभिवृद्धि है, सी है अधिगम का अवलोकन प्रत्यक्ष रूप से किया जा सकता है, डी है अधिगम एक लक्ष्य उन्मुखी प्रक्रिया है। तो यहाँ पे होना चाहिए अधिगम की विशेषता नहीं है। ठीक है, कौन सी इसमें अधिगम की विशेषता नहीं है, तो क्या है, अधिगम में अपेक्षाकृत अस्थायी परिवर्तन ये है, अधिगम का अवलोकन प्रत्यक्ष रूप से किया जा सकता है ये भी है, अधिगम एक लक्ष्य उन्मुखी प्रक्रिया ये भी सही है। क्या नहीं है विशेषता अधिगम की, तो अधिगम प्राणी की अभिवृद्धि नहीं है। ठीक है, ये अधिगम जो है अभिवृद्धि नहीं है। ठीक है, आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 है। कोहलर यह सिद्ध करना चाहता था कि अधिगम ए है स्वायत्त यादृच्छ क्रिया है, बी है संज्ञानात्मक संकार्य है, सी है एक ऐसी स्थिति है जिसमें व्यक्ति पशु से श्रेष्ठ है, डी है परिस्थिति के विभिन्न अंगों का प्रत्यक्षीकरण है। तो कोहलर क्या सिद्ध करना चाहते थे, कोहलर कौन है, तो ये जर्मन मनोवैज्ञानिक है, जर्मन मनोवैज्ञानिक है कोहलर, और इन्होंने अंतर्दृष्टि या सूझ का सिद्धांत दिया है, सूझ का सिद्धांत दिया इन्होंने कोहलर ने। ठीक है, इन्होंने सुल्तान नामक वनमानुष या चिंपैंजी पर प्रयोग किया था। ठीक है, सुल्तान नामक, ये नाम भी पूछता है, याद रखिएगा, सुल्तान नामक वनमानुष पर इन्होंने प्रयोग किया था। तो इनका सूझ से संबंधित है, अंतर्दृष्टि या सूझ से संबंधित है, तो ये क्या सिद्ध करना चाहते थे, अधिगम क्या है, तो ये संज्ञानात्मक संकार्य। ठीक है, क्या है, बी हो जाएगा, संज्ञानात्मक संकार्य है। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 है। अधिगम का अष्ट स्तरीय अवधारणा किसने प्रस्तुत की है, ए है हल ने, बी है मैस्लो, सी है गैने, डी है स्किनर। तो अधिगम का अष्ट स्तरीय अवधारणा किसने प्रस्तुत की है, किसने की है, आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, सी गैने ने। किसने की है, गैने ने। इन्होंने अधिगम के 8 स्तर बताए, कौन कौन से, पहला है सांकेतिक, दूसरा है उद्दीपन अनुक्रिया, तीसरा है सरल श्रृंखला, सरल श्रृंखला, चौथा है शब्द साहचर्य, और पांचवा है विभेदीकरण, छठवां संप्रत्यय, छठवां हो गया, सातवां जो है नियम, और आठवां समस्या समाधान है। आठवां क्या है, समस्या समाधान। पहला है सांकेतिक अधिगम, दूसरा उद्दीपन अनुक्रिया अधिगम, तीसरा है सरल श्रृंखला, चौथा शब्द साहचर्य, पांचवा विभेदीकरण, छठवां संप्रत्यय है, और सातवां जो है नियम है, और आठवां समस्या समाधान है। सबसे उच्च स्तर का अधिगम इन्होंने बताया है समस्या समाधान को। ठीक है, सबसे उच्च स्तर का समस्या समाधान को बताया है। तो किसने प्रस्तुत किया है, सी हो जाएगा गैने ने। ठीक है, अधिगम का अष्ट स्तरीय अवधारणा गैने ने। हल ने अधिगम का प्रबलन का सिद्धांत दिया है, प्रबलन का सिद्धांत या अंतर्नोद न्यूनता का सिद्धांत कहते हैं, अंतर्नोद न्यूनता सिद्धांत, या नीड रिडक्शन थ्योरी भी कहते हैं, नीड रिडक्शन थ्योरी।
या गोल ग्रेडियंट थ्योरी भी कहते हैं। इनके सिद्धांत का नाम है गोल ग्रेडियंट थ्योरी, गोल ग्रेडियंट थ्योरी भी कहते हैं, या यथार्थवाद सिद्धांत, यथार्थ सिद्धांत भी कहते हैं। यथार्थ या परिष्कृत क्रमबद्ध न्यूनता का भी सिद्धांत भी कहते हैं। तो इनके सिद्धांत के ये सभी नाम हैं हल के, याद रखिएगा। प्रबलन का सिद्धांत हल है। मैस्लो ने क्या, मैस्लो अभिप्रेरणा के आवश्यकता पदानुक्रम का सिद्धांत दिया है। आवश्यकता पदानुक्रम सिद्धांत अभिप्रेरणा का मैस्लो ने दिया, जिसमें इन्होंने मनुष्य की 5 आवश्यकताएं बताई हैं। कौन कौन सी? तो पहली है जैविकी या शारीरिक आवश्यकता, दूसरी है सुरक्षा की आवश्यकता, तीसरी है स्नेह की आवश्यकता, चौथी है सम्मान की आवश्यकता, और पांचवी है आत्मसिद्धि की आवश्यकता। आत्मसिद्धि की आवश्यकता सबसे उच्च आवश्यकता बताइए आत्मसिद्धि की आवश्यकता, और सबसे निम्न आवश्यकता जैविकी या शारीरिक आवश्यकता। ठीक है, किसने? मैस्लो ने आवश्यकता का पदानुक्रम सिद्धांत दिया है। ठीक है, स्किनर किससे संबंधित है? इनका अधिगम का क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत दिया है स्किनर ने, या नैमित्तिक अनुबंधन का सिद्धांत कहते हैं। ठीक है, या RS थ्योरी भी कहते हैं। ठीक है, तो ये स्किनर का। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 है, बहुबुद्धि सिद्धांत में हार्वर्ड गार्डनर ने कितने प्रकार की बुद्धि बताई है? A है 6, B है 7, C है 8, D है 9। तो बहुबुद्धि सिद्धांत में हार्वर्ड गार्डनर ने कितने प्रकार की बुद्धि बताई है? आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? कितने? 9 प्रकार की। कितने प्रकार की? 9 प्रकार की। पहली कौन सी बताइए? देखिए, पहली है भाषाई बुद्धि, जो कि लेखकों कवियों में देखने को मिलती है। दूसरी है तार्किक बुद्धि, जो कि गणितज्ञ में देखने को मिलती है। तार्किक या गणितीय बुद्धि कहते हैं, तार्किक या गणितीय बुद्धि। तीसरा है स्थानिक बुद्धि, जो कि चित्रकार में देखने को मिलती है। चौथा है शारीरिक गतिकी बुद्धि, जो कि एथलेटिक्स में देखने को मिलता है। पांचवा है सांगीतिक बुद्धि, जो कि संगीतकार में देखने को मिलता है। छठवां है व्यक्तिगत आत्मन बुद्धि, जो व्यक्ति स्वयं का खुद को जज करता है, उसमें व्यक्तिगत आत्मन बुद्धि देखने को मिलती है। ठीक है, सातवां है व्यक्तिगत अन्य बुद्धि, जो व्यक्ति दूसरों को जज करता है, दूसरे की मनोदशा को पढ़ता है, वो इसमें क्या है? व्यक्तिगत अन्य बुद्धि देखने को मिलती है। आठवां है नैसर्गिक या प्राकृतिक बुद्धि, और नौवां है अस्तित्ववादी बुद्धि। ठीक है, अस्तित्ववादी बुद्धि। तो ये है हार्वर्ड गार्डनर के बुद्धि के 9 प्रकार। आंसर क्या हो जाएगा? D 9। ठीक है, आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 है, ग्राहम वाल्स ने सृजनात्मकता के कितने सोपान बताए हैं? A है 2, B है 3, C है 4, D है 5। तो ग्राहम वाल्स ने सृजनात्मकता के कितने प्रकार बताए? सोपान। ठीक है, तो कितने बताए? 4। आंसर क्या हो जाएगा? C 4। पहला क्या है? तैयारी, दूसरा उद्भवन, तीसरा है प्रबोधन, और चौथा है मूल्यांकन। ठीक है, चौथा मूल्यांकन है। तो ये है ग्राहम वाल्स ने सृजनात्मकता के सोपान बताए थे 4, तैयारी, उद्भवन, प्रबोधन और मूल्यांकन। क्वेश्चन नंबर 9 है, प्रिंसिपल्स ऑफ साइकोलॉजी पुस्तक किसकी है? A है विलियम जेम्स की, B है जॉन डेवी की, C है गोलमैन, D हल। तो प्रिंसिपल्स ऑफ साइकोलॉजी की पुस्तक किसकी है? आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? विलियम जेम्स की है। किसकी है? विलियम जेम्स की है। यदि कहे प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी, केवल प्रिंसिपल होना चाहिए। यहाँ पे प्रिंसिपल्स है, लेकिन केवल प्रिंसिपल अगर कहेगा, प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी कहेगा तो वो हो जाएंगे जॉन डेवी की। किसकी है? जॉन डेवी की है। जॉन डेवी की और भी पुस्तक है, याद रखिएगा, स्कूल्स एंड सोसाइटी इनकी एक पुस्तक है। डेमोक्रेसी एंड एजुकेशन इनकी पुस्तक है। डेमोक्रेसी एंड एजुकेशन ये भी इनकी पुस्तक है, तो याद रखिएगा आप लोग। गोलमैन की पुस्तक का क्या नाम है?
तो इनकी पुस्तक का नाम है इमोशनल इंटेलिजेंस। इमोशनल इंटेलिजेंस पुस्तक इनकी है। इमोशनल इंटेलिजेंस पुस्तक गोलमैन की है। ठीक है। हल की भी एक पुस्तक है, याद रखिएगा, प्रिंसिपल ऑफ बिहेवियर। प्रिंसिपल्स ऑफ बिहेवियर, ये पुस्तक है हल की है। ठीक है। बिहेवियर सिस्टम भी एक पुस्तक है हल की, तो याद रखिएगा। तो ये है पुस्तक है। आगे है, देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 है, लास्ट है। किशोरावस्था जीवन का सबसे कठिन काल है, यह कथन है। ए है स्टेनले हॉल का, बी है किलपैट्रिक, सी है कुल्हन, डी है स्किनर का। तो किशोरावस्था जीवन का सबसे कठिन काल है, ये किसने कहा है? तो किलपैट्रिक ने कहा है, कठिन किलपैट्रिक। ठीक है, कठिन किलपैट्रिक। स्टेनले हॉल ने क्या कहा है? स्टेनले हॉल ने कहा कि किशोरावस्था आंधी तूफान की अवस्था है। किशोरावस्था आंधी तूफान की अवस्था कहा है? स्टेनले हॉल ने किशोरावस्था को आंधी तूफान की अवस्था कहा है। स्टेनले हॉल ने किशोरावस्था को आंधी तूफान की अवस्था कहा। किलपैट्रिक ने किशोरावस्था को जीवन का सबसे कठिन काल कहा है। कुल्हन ने कहा है कि किशोरावस्था जो है बाल्यावस्था और प्रौढ़ावस्था के मध्य के परिवर्तन का काल है। ठीक है, के मध्य परिवर्तन का काल किशोरावस्था है। परिवर्तन का काल किशोरावस्था। कुल्हन ने कहा है कि किशोरावस्था बाल्यावस्था और प्रौढ़ावस्था के मध्य परिवर्तन का काल है। ठीक है, कुल्हन ने कहा है। तो ये किशोरावस्था के कुछ डिफिनेशंस थे जो कि इंपॉर्टेंट है, आप लोग याद रखिएगा। किशोरावस्था जीवन का सबसे कठिन काल है, किलपैट्रिक ने कहा। तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद है तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपके कितने क्वेश्चन सही रहे या फिर वीडियो कैसी लगी। ठीक है, धन्यवाद।